गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज से अपन फिजिक्स के हिंदी मीडियम के अपन वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप एक बार मुझे इंश्योर कर ले कि जितने भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वो ये सारे वीडियो देख रहे हैं। तो उसके लिए आप एक काम करें, जब भी ये आज ये वीडियो आप देखें फर्स्ट वीडियो, तो कमेंट में अपना नाम लिख दें, इसलिए मुझे पता चल जाए कि इन लोगों ने ये वीडियो देख लिया है, ताकि आगे वीडियो बनाने हैं उसके बारे में पता चले। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर, जहाँ से अपना टॉपिक बाकी था। सेकंड चैप्टर चल रहा था जिसका नाम था चैप्टर नंबर 2, गाउस का नियम तथा उसके अनुप्रयोग। गाउस के नियम एवं अनुप्रयोग, ये चैप्टर अपना चल रहा था स्कूल के अंदर, चैप्टर नंबर 2। और इसके अंदर भी कुछ चीजें अपन ने पढ़ ली थी, जैसे फ्लक्स, पहला टॉपिक अपन ने पढ़ लिया था फ्लक्स, और एक पढ़ा था आवेश वितरण। आवेशों का वितरण और फ्लक्स हमने पढ़ लिया था। फ्लक्स का फॉर्मूला याद है, फ्लक्स ∅ कितना था, E ds cos थीटा, या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं E डॉट ds, और इसके ऊपर दोनों के ऊपर क्या देगा, तीर। इंटीग्रेशन लगाना चाहे इंटीग्रेशन भी लिखा सकते हैं, इंटीग्रेशन E डॉट ds, इंटीग्रेशन E ds cos थीटा। ठीक है। आवेश वितरण में भी पढ़ा था, 3 तरह के आवेश वितरण होते हैं सतह के हिसाब से। ये एक पूरी रेखा है, एक लाइन है, इस लाइन के ऊपर अगर आवेश को बांटा गया है, वितरित किया गया है, ये इस तरह से सतह है, इसकी पूरी सतह पर आवेश वितरण किया गया है। यह आवेश और वॉल्यूम पूरे आयतन में आवेश ये इस तरह से किसी वस्तु के पूरे आयतन में भरा हुआ है, यहाँ सरफेस पर, यहाँ पर एक लाइन में है। इस तरह से 3 तरह के वितरण अपन ने पढ़ लिए थे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। नंबर 1 कौन सा था, रेखीय आवेश वितरण। पृष्ठीय, पृष्ठ पे सारा आवेश कहाँ है, पृष्ठ पे। ठीक है, पृष्ठीय आवेश वितरण, और इसमें पूरा अंदर भरा हुआ है, तो आयतनीय आवेश वितरण। इसका सिंबल लैम्डा, इसका सिंबल सिग्मा, इसका सिंबल रो। इस लैम्डा का मतलब क्या होता है, प्रति एकांक लंबाई में आवेश। इसका मतलब अपन ने क्या लिखा था, प्रति एकांक लंबाई में आवेश। प्रति एकांक लंबाई में कितना आवेश है। उसी तरह से ये पृष्ठीय है, तो प्रति एकांक, यहाँ लंबाई थी, एक सीधी लाइन में था, यहाँ पर लंबाई की जगह क्या देगा, प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश। इसी तरह से यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्रति एकांक आयतन में आवेश। फ्लक्स, ये फॉर्मूला अपन ने एक रखा था फ्लक्स का, और यहां से अगर यूनिट बनाना चाहो फ्लक्स की, तो E × ds, विद्युत क्षेत्र की मात्रक पढ़ रखा है अपन ने, विद्युत क्षेत्र का मात्रक वोल्ट पर मीटर, ये मात्रक अपन ने पढ़ा है। और यहाँ से क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर, तो यहाँ से इसकी एक यूनिट ये बनती है वोल्ट × मीटर, क्योंकि ये न्यूमेरिकल में अधिकतर बार अपन यूज करेंगे। ये ध्यान रखना, वोल्ट × मीटर इसका मात्रक होता है फ्लक्स का। और क्या लिखा था फ्लक्स के बारे में, फ्लक्स होता क्या है, तो किसी पृष्ठ से, मान लो ये कोई पृष्ठ है, फ्लक्स क्या लिखा था कि ये कोई पृष्ठ है, और इस पृष्ठ से गुजरने वाली ये कुछ बल रेखा है, कि विद्युत बल रेखा है, जो विद्युत काल्पनिक होती है, जो विद्युत क्षेत्र को दर्शाती है। इन विद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं, फ्लक्स। और यहाँ पर ये एंगल थीटा इन दोनों के बीच का है, तो विद्युत क्षेत्र के बीच का, और यहाँ पर ds क्षेत्रफल, क्षेत्रफल सदिश या सदिश क्षेत्रफल जो भी कहें, उसके बीच का एंगल है। और सदिश क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है, उस सतह के हमेशा लंबवत होता है। मान लो ये मैंने कोई सतह बना रखी है, ये एक सतह बनाई थी, और ये क्या है, E का मतलब क्या है, विद्युत बल रेखा है, ये विद्युत क्षेत्र रेखा है, ये विद्युत क्षेत्र रेखा है, विद्युत बल रेखा है।
ये, और इस अगर ये मैं सतह ले रहा हूँ, ये वाली सतह, तो इसका सदिश क्षेत्रफल इस सतह के लंबवत होगा यहाँ पर 90 डिग्री, इस सतह के लंबवत। अब देखो ये वाला एरो और ये वाला एरो दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का है, थीटा 0 डिग्री का है, ठीक है। तो ये जो एंगल लेना है वो सदिश क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच का रहना है। इतना अपन ने पढ़ लिया था। इसमें भी अगर किसी को कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट में बता देना, वापस से रिवाइज कर देंगे। जो चीज पढ़ ली थी इसलिए इसको थोड़ा स्पीड से बताया रखा है। अब इसके बाद का टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपन। नेक्स्ट अपना टॉपिक जो है वो गाउस का नियम अपन स्टार्ट करते हैं। गाउस का नियम। अब यहाँ से आपको नोट्स बनाना स्टार्ट कर देना है। यहाँ से अपने नोट्स भी बाकी थे। गाउस का नियम, सबसे पहले गाउस के नियम का कथन अपन लिखते हैं। क्या कहता है गाउस का नियम? तो गाउस के नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान, निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान किसी बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ में उपस्थित, किसी बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। किसका मान? फ्लक्स का मान। किसका वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना होता है? आवेश का वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। मतलब 5 कौन सा आवेश? कुल आवेश। तो कुल को कैसे दर्शाते हैं? कुल आवेश का मतलब सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये गाउस के नियम का कथन है कि किसी बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान, किसी बंद पृष्ठ से विद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। 5 सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ थोड़ा सा करेक्शन कर देना, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले कर देना। अपन ने यहाँ पर निर्गत लिख रहा था, निर्गत को हटा के गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश के 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। देख लो, मान लो बंद पृष्ठ का मतलब ये इस तरह से, ये एक अपन ने बंद पृष्ठ ले लिया, ये पूरा क्या है? एक बंद पृष्ठ है। अब मान लो आवेश जो रखना वो भी इसी के अंदर रखना है। ये क्यों आवेश रखा? अब क्यों आवेश रखा? तो अपने चारों तरफ क्या बनेगा? विद्युत क्षेत्र। ये विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र रेखा है। ये विद्युत क्षेत्र रेखा है, किसी पृष्ठ से गुजर रही है, पृष्ठ से गुजर रही, इसका मतलब क्या बना रही है? फ्लक्स। इस फ्लक्स का मान फाई किसके बराबर होगा? तो इस पृष्ठ में उपस्थित आवेश कितना है? क्यू। उसके कितने गुना के बराबर होगा? 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना के बराबर होगा। अगर इसके अंदर दो आवेश है, Q1 Q2, दो आवेश मैंने रख दिए, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा? Q1 प्लस Q2 बटे एप्सिलॉन नॉट। अगर एक और आवेश ले लूं मैं, यहाँ पर रखूं Q3, तो कितना होगा? तब भी Q1 प्लस Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, क्योंकि ये Q3 इस सतह के अंदर नहीं आ रहा। ठीक है, तो आवेश जो है वो सतह के अंदर आना चाहिए, बंद पृष्ठ होना चाहिए, बंद पृष्ठ के अंदर आना चाहिए। ये अपना गाउस का नियम कंप्लीट। इसमें एक चीज ध्यान रखना, गाउस के नियम के अंदर हमेशा ध्यान रखना, जब भी गाउस का नियम आप अप्लाई करना चाहते हैं। गाउस का नियम क्यों करते हैं? क्योंकि कुछ विद्युत क्षेत्र ऐसे होते हैं जो नॉर्मल अपना फॉर्मूला था E=Q/R²। इस फॉर्मूले से हम विद्युत क्षेत्र निकाल नहीं सकते। तो कुछ पोर्शन ऐसे होते हैं, कुछ भाग ऐसे होते हैं जहां पर इस फॉर्मूले से हम विद्युत क्षेत्र नहीं निकाल सकते, तब हम किसका उपयोग करते हैं? गाउस के नियम का। गाउस का नियम भी किसके लिए यूज करते हैं? विद्युत क्षेत्र की गणना करने के लिए। लेकिन उसके लिए सबसे जरूरी ये है कि हमें किस
किसकी जरूरत चाहिए? एक गॉसियन सतह, एक गॉसियन पृष्ठ, इसकी जरूरत होती है। इसकी जरूरत होती है हमें गॉसियन पृष्ठ। जब अपन इसके एप्लीकेशन अनुप्रयोग पढ़ेंगे तब देखेंगे गॉसियन पृष्ठ होता क्या है। लेकिन ध्यान रखना, यह एक काल्पनिक पृष्ठ होती है। काल्पनिक पृष्ठ होती है, यह एक काल्पनिक पृष्ठ होता है जो किसी भी आकार का हो सकता है। ये बेलनाकार हो सकता है, इसी आकार या आकृति का हो सकता है, बेलनाकार हो सकता है, गोलीय सतह हो सकती है, गोलीय सतह हो सकती है। निर्भर करता है कि हमारा कौन सा अनुप्रयोग हम ले रहे हैं। जिस कौन सा अनुप्रयोग में विद्युत क्षेत्र की गणना कर रहे हैं तो उसके हिसाब से अपन गॉसियन पृष्ठ का चयन करेंगे। और गॉसियन पृष्ठ का चयन सममिति के आधार पर करेंगे। जब इसको पढ़ेंगे तब देखेंगे सममिति क्या होती है। लेकिन थोड़ा इतना ध्यान रखना कि गॉस का नियम अगर लगाना है तो हमें किसकी जरूरत होगी? गॉसियन सतह की। यह क्या होता है? काल्पनिक पृष्ठ होता है, वास्तव में नहीं होता है, और ये किसी भी आकार का हो सकता है। अब इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक अपन देखते हैं। कूलॉम के नियम से गाउस के नियम की व्युत्पत्ति। नेक्स्ट अपना टॉपिक है कूलॉम के नियम से गाउस के नियम की व्युत्पत्ति। मतलब गाउस का नियम बनाना है, लेकिन किसका उपयोग करके? कूलॉम के नियम का उपयोग करके। एक बंद गाउसियन पृष्ठ अपन ले लेते हैं। मान लो ये एक कोई बंद गाउसियन पृष्ठ है, इसका केंद्र O लिख दिया, केंद्र पर आवेश कितना रखा है? Q, और इससे r दूरी पर, केंद्र से कितनी दूरी पर? r दूरी पर हमें विद्युत क्षेत्र E की गणना करनी है। मान लो तो एक अल्पांश ले लिया यहाँ पर ds, ये एक अल्पांश ले लिया अपन ने ds, और ये ds अल्पांश केंद्र पर कुछ कोण बनाएगा। ये ds अल्पांश यहाँ से मान लो मैं यहाँ ले रहा हूँ ds अल्पांश, और E और ds के बीच में कोई एंगल थीटा मान लो। दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे, लेकिन एक ही डायरेक्शन बनाने के लिए ds का ये वाला कंपोनेंट यूज करना पड़ेगा, तो ds cos थीटा हो जाएगा। अगर एंगल 0 डिग्री है तो डायरेक्ट cos 0 रख देंगे। दोनों का एक ही डायरेक्शन में लाना जरूरी है, E और ds का। तो एक ही डायरेक्शन में लाने के लिए ds का एक कंपोनेंट यूज करेंगे ds cos थीटा, और ds cos थीटा का यूज करके ds और E दोनों एक ही डायरेक्शन में आ जाएंगे। जरूरी नहीं हमेशा एंगल 0 डिग्री हो, इसीलिए हमने इसके साथ क्या ले रखा है? cos। यहाँ पर कोई एंगल बन रहा है, सॉलिड एंगल और ठोस कोण, ठीक है। पूरक मात्रक में 11 में अपन ने पढ़ा था, दो पूरक मात्रक पढ़े थे, याद हो तो। एक तो सामान्य नॉर्मल एंगल था, और दूसरा उसके साथ एक और था जिसको हम कहते हैं ठोस कोण। और यहाँ पर ये अपने को इसका सिंबल। अब देखो इसकी भाषा लिखते हैं। माना एक क्या दे रखा है? बंद पृष्ठ, बंद है पूरा। माना एक बंद पृष्ठ जिसमें बिंदु O, पर, मतलब बिंदु O पर किसको रखा है? क्यों आवेश को रखा है? माना एक बंद पृष्ठ जिसमें बिंदु O पर आवेश स्मॉल q रखा है। इससे r दूरी पर विद्युत क्षेत्र है, और r दूरी पर हमने एक अल्पांश ले रखा है ds। इससे r दूरी पर ये पूरी जो सतह है बहुत सारे अल्पांश से मिलकर बनी है। हमने मान लिया कि कौन से अल्पांश से मिलकर बनी है? ds, तो वो अपन नहीं लिखते हैं, अनेक अल्पांश से मिलकर बनी है, या फिर लिखना चाहो तो वो भी लिख दो। यह बंद पृष्ठ अनेक ds अल्पांश से मिलकर
बनी है। यह बंद पृष्ठ अनेक डीएस अल्पांश से मिलकर बनी है। फिर ई और डीएस के बीच में एंगल कितने डिग्री का है? ई तथा डीएस, ये कितनी दूरी पर? ई और डीएस आर दूरी पर। या फिर पूरा लिख दो, आर दूरी पर, आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र ई तथा अल्पांश डीएस के मध्य कोण कितने डिग्री का है? कोण थीटा है। ठीक है, तो कूलाम के नियम से कितना आ जाएगा? कूलाम के नियम से विद्युत क्षेत्र हमको निकालना है, तो E बराबर K Q अपॉन R स्क्वायर, ये होना चाहिए। या इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या कि अगर मैं वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1, विद्युत क्षेत्र R केंद्र O से R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है, कितना लिखते हैं? Q अपॉन R स्क्वायर। पढ़ रखा है पहले। किसी बिंदु आवेश के कारण R दूरी पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा? E बराबर K Q अपॉन R स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 1 आ गया। अब फ्लक्स कितना हो जाएगा? यहां से कितना? ds अल्पांश से निर्गत फ्लक्स। ये जो डी, हमको तो गाउस का नियम का प्रूव करना है। गाउस का नियम में फ्लक्स आता है फाई की पहले लेना पड़ेगा, फ्लक्स को लेना पड़ेगा। और फ्लक्स कहाँ से? ये यहाँ, ये जो अपने पास Q है, ये चारों तरफ विद्युत क्षेत्र बना रहा है इस तरह से। तो कुछ बल रेखा ऐसी होगी जो इस अल्पांश से भी निकलेगी, ये वाला जो अल्पांश ds ले रहा है उससे भी कुछ विद्युत क्षेत्र रेखा इस अल्पांश को पार करके निकलेगी, जिसका कुछ फ्लक्स होगा। तो हमें ds अल्पांश से कितना फ्लक्स बाहर निकल रहा है ये निकलना है। फाई पर क्या फॉर्मूला था? E इंटू ds। तो E ds और cos थीटा हमको दे रखा है E ds। ये फ्लक्स कैसा होगा? छोटा, क्षेत्रफल छोटा है तो d फाई इक्वल टू E डॉट ds cos थीटा, या फिर फाई इक्वल टू, यहाँ लिख दो, फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन E ds cos थीटा। एक बार यहाँ तक बता लो अच्छे से। अब इसके आगे बढ़ते हैं अपन। हम यहाँ बना रहा हूँ मैं, ये बना दिया क्यों, यहाँ पर ये ds और यहाँ पर ये हो गया E और ये हो गया cos थीटा। अब देखो, और ये दूरी कितनी है? सो कितना मान लिया? R। अब देखो E का मान रखो यहाँ पर फ्लक्स में समीकरण 1 से, यहाँ पर लिखो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से E का मान रखो, फाई पर टू कितना हो जाएगा? इंटीग्रेशन E का मान कितना था? K का मान रखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R स्क्वायर ds cos थीटा। E का मान रखा, ds cos थीटा पीछे आ रहा है। अब यहाँ पर देखो, इसको नाम दो इक्वेशन नंबर 2। अब देखो, जब भी ये ठोस कोण बनता है तब इस ठोस कोण का मान किसके बराबर होता है? देखो, ठोस कोण, ये अपना ठोस कोण देखा भाई, शंकु, पता ही शंकु जैसे आकृति के अंदर जो कोण बनता है वो कोण कौन सा होता है? ठोस कोण। वृत्त के अंदर कोण बनता है वो ठोस कोण नहीं होता है। ठीक है, किसी गोले के अंदर जो कोण बनता है वो कौन सा होता है? ठोस कोण। जैसे फुटबॉल है, ठीक है, फुटबॉल जैसी आकृति है, उसके अंदर जो कोण बनता है वो कौन सा होता है? ठोस कोण। यहाँ पर मान लो शंकु है, इस शंकु के अंदर ये पूरा एक गोले से तो मान सकते हैं इसको, उसका एक भाग ही है। तो यहाँ पर जो कोण बनता है वो क्या होता है? ठोस कोण। और इसका नाम अपन ने रख दिया, यहाँ पर जो अपन ने ले रखा था ये ठोस कोण अपना हो गया d
ओम, और ये मान लो एरिया, क्षेत्रफल कितना ए, इस क्षेत्रफल को कितना मान लो ए, और यहाँ केंद्र से ये जो दूरी है वो त्रिज्या कितनी है इसकी आर। तो यहाँ पर इस ठोस कोण का मान कितना हो जाएगा वो देखो, ये इस क्षेत्रफल बटे त्रिज्या इसके स्क्वायर के बराबर होता है। ये पूरा भाग इसका क्षेत्रफल वाला, ये वाला नीचे वाला भाग, ये पूरा क्षेत्रफल बटे में डिवाइड में नीचे त्रिज्या के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखो, अगर इसकी बात करें, इसका सदिश क्षेत्रफल की दिशा, ये सदिश क्षेत्रफल है, देखिए विद्युत क्षेत्र की दिशा में अगर इसकी दिशा लेकर, ये कितनी ds cos थीटा, एक तरफ से ये सदिश क्षेत्रफल ही है, इसका ds cos थीटा सदिश क्षेत्रफल ही है, डिवाइड में नीचे क्या है त्रिज्या, ये ना आर स्क्वायर, इन दोनों को अपन किसके बराबर लिख सकते हैं, यहाँ जो कोण बन रहा है वो ठोस कोण कितना है d ओम, ठीक है। तो बंद पृष्ठ से अच्छी तरह से बंद पृष्ठ से यहाँ जो ठोस कोण बन रहा है इसका मान किसके बराबर होता है, क्षेत्रफल बटा त्रिज्या के स्क्वायर के। यहाँ पर क्षेत्रफल को पूरे को क्या मानेगा, ds cos थीटा अपने लिए पूरा क्या है क्षेत्रफल, एक तरह से ds, और ये इसी दिशा में अगर इसका क्षेत्रफल सदिश में निकालो तो ds cos थीटा, ये हो जाएगा ds cos थीटा बटे में r स्क्वायर। समीकरण नंबर 3, बस ये मान या 2 में रखो, समीकरण 2 और 3 से, और देखो इसके अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा आंसर, 2 और 3 से देखो, समीकरण 2 और 3 से फ्लक्स फाई कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन क्यों एज इट इज है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ds cos का क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का स्क्वायर, हमको क्या देगा ठोस कोण, ठोस कोण का सिंबल अपन ने यहाँ ले रखा, तो सिंबल यहाँ रखेंगे, ये हो गया। अब क्यों को बाहर निकाला, उसका समाकलन नहीं हो सकता, क्यों अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, किसी का समाकलन नहीं हो सकता, अंदर क्या बचा सिर्फ ठोस कोण बचा अपने पास। अब बताओ इस ठोस कोण का, पूरा ठोस कोण का समाकलन अपन देखें तो कितना होगा, 2 डायग्राम है, इन दोनों में अंतर समझना। ये थीटा, इसके अंदर जो कोण बन रहा है वो ठोस कोण नहीं, यहाँ जो कोण बन रहा है कौन सा होगा, ये ठोस कोण। यहाँ अगर पूरी आकृति में बनाओ तो क्या बनेगा, वृत्त बनेगा, और यहाँ अगर पूरी आकृति बनाओ तो गोलीय सतह बनेगी, एक गोला बनेगा, यहाँ क्या बनेगा वृत्त। ये किस वृत्त का एक भाग है वृत्त, ये किसका भाग है गोला। अगर यहाँ पर अगर इसका मैं कोण लूं डी थीटा, ये कोण ले लेता डी थीटा, उसका समाकलन करना मुझे, और यहाँ पर ठोस कोण उसका समाकलन करना है। यहाँ पर अगर डी थीटा कुल वृत्त के अंदर बनने वाला कुल जो कोण होता है वो सारे कोण को जोड़कर वृत्त का कोई अल्पांश ले लिया, और यहाँ पर ये वृत्त का सारे अल्पांश को मैं जोड़ता तो उस अल्पांश के अंदर बनने वाला पूरा कोण कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री। और 360 डिग्री का मतलब हम क्या लिख सकते हैं 2 पाई। इसी तरह से यहाँ पर ये जो गोलीय सतह है इसके अंदर ये अल्पांश कोण का, और अगर इसकी पूरी गोलीय सतह मैं बनाऊं इस तरह से एक पूरा फुटबॉल जैसी आकृति बन जाएगी, और उसके अंदर बनने वाले कोण का कुल योग होता है इसका दुगुना। मतलब यहाँ पर इसको अपने 2 पाई लिखा है, किसके बराबर हो जाएगा 4 पाई। कोण कितने डिग्री का बनता है 4 पाई का बनता है। अब देखो तो यहाँ पर अगर यहाँ 360 डिग्री मत कर देना गलती से, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, रेडियन में वैल्यू इसकी कितनी हो जाएगी 4 पाई इंटू ये सारे जो अल्पांश है ठोस कोण के, उन सारे अल्पांश को जोड़ेंगे तो पूरी गोलीय सतह बनेगी, और उसको पूरी गोलीय सतह के अंदर बनने वाला कोण कितने रेडियन के बराबर होता है 4 पाई रेडियन के बराबर होता है। तो इसको 4 पाई लिख सकता हूँ, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये अपना ठोस लो आ गया, और इसका प्रूफ खत्म। इसके बाद का टॉपिक करते हैं
गाउस के नियम के अनुप्रयोग। और ये अनुप्रयोग के अंदर मैं लेवरेज नहीं लिखूंगा क्योंकि इसके नोट्स आपने ऑलरेडी पहले में लिख रखे हैं जो मिल गए हैं, इसलिए लेवरेज नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट इसको समझेंगे। गाउस के नियम के अनुप्रयोग को पहले और दूसरे के लगभग आपने लिख दिए होंगे, तीसरे अनुप्रयोग से अपन लेवरेज लिखेंगे अनुप्रयोग। पहला अनुप्रयोग है गाउस के नियम का, नंबर 1, अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है, तो ये अपने को दे दिया अनंत रेखीय आवेश, ये मैंने बना दिया प्लस 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 पॉजिटिव, और ये यहाँ से अनंत इन्फिनिट और यहाँ से इन्फिनिट। अब ये अपन ने डायग्राम बना दिया, इसके अंदर 2 डायग्राम बनाने, ध्यान से सुनना। पहला डायग्राम डायरेक्शन के लिए बना, तो ऑलरेडी हमको पता डायरेक्शन पॉजिटिव है तो आउटसाइड होगी, लेकिन फिर भी हम इसके अंदर 2 डायग्राम बनाएंगे, पहला डायरेक्शन के लिए और दूसरा विद्युत क्षेत्र की गणना करने के लिए। तो सबसे पहला डायग्राम देखते हैं, ये केंद्र सेंटर पॉइंट O ले लिया और O से कोई पॉइंट ले लिया P, कितनी दूरी पर है, R दूरी पर है। O से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। हम 2 अल्पांश नंबर 1 और नंबर 2 पर विचार करते हैं। अगर ये अल्पांश, पहला ये अल्पांश, दूसरा, दोनों अल्पांश P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र बनाएंगे, तो पहले अल्पांश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा ये रही, दूसरे अल्पांश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा दोनों बना दी, बाहर की तरफ होगी, ये प्लस वाला भाग है, तो ये P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ, 4 एरो जो है तीर का निशान वो चार्ज से, आवेश से दूर की तरफ जाना चाहिए, और ये प्लस वाला है तो यहाँ पर भी ये एरो तीर का निशान बाहर की तरफ। ये पहले ने बनाया तो इसका नाम दे दो E1, ये दूसरे ने बनाया तो इसका नाम दे दो E2, और यहाँ पर बनने वाला कोण हमने मान लिया ये कोण थीटा है, ये कोण भी कितना होगा थीटा। त्रिभुज दिख रहे हैं, ये त्रिभुज दिख रहे हैं, ये कोण थीटा मान लो, तो ये भी सेम त्रिभुज है, यहाँ से ये लंबाई, यहाँ से ये लंबाई, ये दोनों भुजा बराबर होगी, ये वनिष्ठ भुजा, ये कोण 90 डिग्री, तो ये एंगल थीटा है, तो दूसरा भी कितना आ जाएगा थीटा। अब इसके 2 घटक बनाने पड़ेंगे, ये कोण थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा थीटा। DE1 का क्षैतिज दिशा में घटक कितना आ जाएगा DE1, क्या क्षैतिज के साथ कोण थीटा बन रहा है, यहाँ पर क्या लगा देना cos थीटा। DE2 का क्षैतिज दिशा में घटक DE2 cos थीटा। उसी तरह से इनके क्या बन जाएंगे ऊर्ध्वाधर घटक DE2 का ऊर्ध्वाधर दिशा में घटक DE2, यहाँ कोण थीटा इसके साथ नहीं बन रहा है, इस दिशा के साथ थीटा कोण नहीं, थीटा कोण कौन सी दिशा के साथ है क्षैतिज दिशा के साथ है, यहाँ पर आपको लेना है साइन, और यहाँ पर आ जाएगा उसी तरह से DE1 यहाँ भी क्या जाएगा साइन थीटा, यहाँ थीटा कोण ऊर्ध्वाधर दिशा के साथ नहीं बन रहा है। अब देखो कौन से घटक समान और विपरीत दिशा में है, तो देखो DE1 और DE2 साइन थीटा विपरीत तो है, ये ऊपर जा रहा है ये नीचे जा रहा है, ये दोनों एक ही दिशा में है, समान दिशा में है, तो दोनों क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे, दोनों घटक जुड़ जाएंगे। जबकि ये देखो समान विपरीत दिशा में था लेकिन समान है या नहीं पता। तो सबसे पहले देखो DE1 किसने बनाया है पहले घटक ने, DE2 किसने बनाया है दूसरे घटक ने, क्या ये दोनों P बिंदु से समान दूरी पर है, समान दूरी पर है, और दोनों अल्पांश नंबर 1 और नंबर 2 दोनों हमने एक जैसे ले रखे हैं, इसका मतलब दोनों के अंदर आवेश भी कैसा होगा एक जैसा ही आया होगा, तो दोनों ने जो विद्युत क्षेत्र बनाए वो समान होंगे, तो DE1 DE2 के बराबर होगा। तो बताइए ये दोनों घटक एक दूसरे को क्या कर देंगे काट देंगे, मतलब DE2 sin थीटा और DE1 sin थीटा दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो आंसर कितना मिलेगा 0। अब बताओ कि जो विद्युत क्षेत्र है परिणामी विद्युत क्षेत्र हमको कौन सा घटक देगा, DE2 sin थीटा DE1 sin थीटा विद्युत क्षेत्र बना ही नहीं रहे, दोनों ने एक दूसरे को काट दिया, बच्चे कौन से घटक DE1 cos थीटा DE2 cos थीटा, इन दोनों की वजह से क्या बनेगा विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की तरफ O से P दिशा में, ये घटक O से P दिशा में जा रहे हैं, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा O से P की तरफ बाहर होगी। तो ये पहला डायग्राम, फर्स्ट डायग्राम अपना किसके लिए बनाया था अपन ने डायरेक्शन के लिए। अब नंबर 2
विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। नंबर 2 वाला डायग्राम के अंदर हमें विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। फिर से वही अनंत रेखीय आवेश, ये ले लिया, प्लस 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 प्लस। वितरण मैंने पढ़ाए थे, इसको देखकर बताओ कौन सा वितरण है, रेखीय वितरण है, पृष्ठीय वितरण है या आयतनीय वितरण है। तो आंसर क्या आएगा, रेखीय वितरण है। नंबर 1, रेखीय वितरण का सिंबल क्या होता है, लेम्डा। मतलब क्या होता है, प्रति एकांक लंबाई में आवेश। 1 मीटर में कितना आवेश है, प्रति एकांक लंबाई में आवेश। ये अनंत है, ये भी अनंत है। अब देखो चाहिए क्या, गाउस के नियम। इससे K/R² फॉर्मूले से हम विद्युत क्षेत्र नहीं निकाल सकते, तो गाउस का नियम का उपयोग करेंगे। इसलिए अपन लिखते हैं गाउस के नियम के अनुप्रयोग। गाउस के नियम लगाने के लिए हमको चाहिए गाउसियन सतह। तो यहाँ पर जो गाउसियन सतह लेंगे वो बेलनाकार लेंगे। तो एक बेलनाकार में गाउसियन सतह ले रहा हूँ, ये मैंने एक बेलनाकार गाउसियन सतह बना दी। ये एक बेलनाकार गाउसियन सतह में बना रहा हूँ। अब बताओ ये बेलनाकार ही मैंने क्यों, सबसे पहले तो मैंने कहा था सममिति होनी चाहिए। सममिति का मतलब इसके किसी भी बिंदु पर, इस सतह के किसी भी बिंदु पर, नाम क्या है, गाउसियन सतह। गाउसियन सतह या गाउसियन पृष्ठ। इस पृष्ठ के किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान समान होना चाहिए। मतलब अपन विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या था, E क्या है, Q/R²। अगर दूरी, ये जो अपना अनंत रेखीय आवेश है वह इस पृष्ठ पर उपस्थित सभी बिंदुओं से समान दूरी पर है, R का मान समान, विद्युत क्षेत्र भी क्या होगा, समान। देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर कोई, मान लो यहाँ पर ये कोई पॉइंट ले लिया। बताओ ये पॉइंट यहाँ से कितनी दूरी पर है, मान लो R दूरी पर है। यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया, ये यहाँ से कितनी दूरी पर होगा, R। यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया, कितनी दूरी पर होगा, R। यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया, कितनी दूरी पर होगा, R। और यहाँ जो वक्र सतह है बीच वाली, वहां तो कोई भी पॉइंट ले लो, R दूरी पर ही होगा। ऊपर वाली सतह की बात करते हैं, तो बेलन के अंदर ऊपर वाली सतह, अगर मैं उसको ऊपर से देखूं, ये तो साइड व्यू, सामने से देख रहे इसलिए आपको इस तरह से दिख रही। अगर मैं इसको ऊपर से देखूं कुछ इस तरह से मिलेगी, ये एकदम वृत्ताकार मिलेगी। और ये जो अनंत रेखीय आवेश है वो कहाँ होगा, इसके केंद्र पर रखा होगा इस तरह से। अब यहाँ पर इस सतह के कहीं पे भी कोई बिंदु ले लो, यहाँ पर ये कोई भी बिंदु ले लो या अल्पांश ले लो, जो बोलो वो सब कितनी दूरी पर होंगे, R दूरी पर होंगे। उसी तरह से ऊपर वाला भाग तो या नीचे वाला भाग में भी ऐसा ही होगा, क्योंकि दोनों भाग एक जैसे दिख रहे हैं आपको। तो इस सतह पर कोई भी बिंदु ले लो, कोई भी पॉइंट ले लो, कोई भी अल्पांश ले लो, तो वो केंद्र का मतलब अनंत रेखीय आवेश से समान दूरी पर है। इसका मतलब ये सतह जो है वो सममिति दर्शाती, इसके अलावा दूसरी सतह सममिति नहीं दर्शाती, इसलिए हमने बेलनाकार सतह ली। अब इसके अंदर कितनी सतह है, कुल 3, S1 S2 S3, 3 सतह है। यहां से अगर विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की तरफ, यहां से विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की तरफ, यहां से विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की तरफ, तीनों सतह पर अल्पांश ले लो। यहाँ पर एक छोटा सा अल्पांश ले लिया, यहाँ पर एक अल्पांश ले लिया और यहाँ पर अल्पांश ले लिया। तीनों सतह पर अल्पांश की दिशा मतलब क्षेत्रफल सदिश बनाओ। तो ऊपर वाली जो सतह है उस पर अल्पांश की दिशा सतह के लंबवत, तो ऊपर वाली जो सतह है उसकी सतह के लंबवत कहाँ होगी, अल्पांश की दिशा ऊपर की तरफ। ध्यान रखना, ऊपर ये वाली सतह ऊपर वाली सतह है, ये पूरा सिलेंडर है, ये बेलन सिलेंडर, और ये बीच वाली सतह, ये ऊपर वाली सतह, तो उसका अल्पांश इसके लंबवत ऊपर की तरफ होगा। उसी तरह से नीचे वाली जो सतह है उसके लंबवत नीचे की तरफ, और ये बीच वाली सतह है उसका अल्पांश इस सतह के लंबवत, मतलब ये विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही होगा। ये ds e, ये e, ये ds, यहाँ पर ये e और यहाँ पर ds। तो यहाँ पर आपको कोण दिख गए होंगे, e और ds के बीच में कोण चाहिए हमको। यहाँ पर कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। यहाँ पर कोण थीटा कितने डिग्री का है, 0 डिग्री का है। यहाँ पर कोण थीटा e थीटा कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। e और ds के बीच में कोण थीटा कितने डिग्री का है, तो 90 डिग्री का है। अब गाउस प्रमेय लगाओ। कुल फ्लक्स कितना होगा, तो तीनों सतह से निकलने वाले फ्लक्स के योग के बराबर होगा। अगर मैं लिखूं यहाँ पर कुल फ्लक्स I = I1 + I2 + I3
φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, पहली सतह से निकलने वाला फ्लक्स, दूसरी सतह से निकलने वाला फ्लक्स और तीसरी सतह से निकलने वाला फ्लक्स। अब देखो इसके अंदर गाउस प्रमेय हमको लगानी है। यहाँ पर हमने ई विद्युत क्षेत्र की दिशा बनानी, विद्युत क्षेत्र के साथ जितनी सतह है S1 S2 S3 तीन सतह थी, तो तीनों सतह में एकांश इनके जो क्षेत्रफल सदिश है सतह के लंबवत, ऊपर वाली सतह के लंबवत ऊपर होगा, नीचे वाली सतह के लंबवत नीचे की तरफ, और यहाँ पर ये विद्युत क्षेत्र की दिशा में बनेगा। यहाँ पर ई और डीएस के बीच में बड़ा कौन, 0 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री, तो तीन सतह है। यहाँ पर गाउस का नियम अगर लगाओगे, गाउस के नियम से कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ई डी एस, ये इंटीग्रेशन ई डी एस इक्वल टू कितना लिखा था 5, इंटीग्रेशन ई डी एस इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर फ्लक्स कितने भाग में, तीन भाग में, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस को भी तीन भाग कर दो। फ्लक्स पहली सतह से निकलने वाला फ्लक्स, दूसरी से निकलने वाला फ्लक्स और तीसरी सतह से निकलने वाला फ्लक्स, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन के तीन भाग हो जाएंगे। इंटीग्रेशन के कितने भाग हो जाएंगे, तीन। इंटीग्रेशन ई, पहली सतह कौन सी थी S1, ई डॉट डी एस, और पहली सतह में कोण कितने डिग्री का था, यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ लिख दो 90 डिग्री, प्लस फिर से इंटीग्रेशन S2, यहाँ पर कोण कितने डिग्री का था, 0 डिग्री, ई डी एस कॉस 0 डिग्री, प्लस S3, यहाँ कोण कितने डिग्री का है, तो ई डी एस cos 90 डिग्री इक्वल टू सिग्मा क्यू। सिग्मा क्यू का मतलब क्या होता है कि गाउसियन सतह के अंदर जो गाउसियन सतह है उस सतह के अंदर कितना आवेश आ रहा है उसको हम कहते हैं सिग्मा क्यू। गाउसियन सतह के अंदर, गाउसियन सतह देखो कहां से शुरू हो रही है, यहां से शुरू हो रही है और यहां पर खत्म, और मान लीजिए कि इस गाउसियन सतह की लंबाई कितनी है L, गाउसियन सतह, ये बेलनाकार गाउसियन सतह की लंबाई कितनी है L। अब बताओ ये कितना आवेश इसके अंदर है, तो हमको पता है कि प्रति इकाई लंबाई में आवेश कितना होता है, लेमड़ा, मतलब 1 मीटर लंबाई में आवेश कितना होता है, लेमड़ा। तो बताइए L मीटर लंबाई में आवेश कितना होगा, 1 मीटर लंबाई में आवेश कितना है, लेमड़ा, तो L मीटर लंबाई में कितना हो जाएगा, लेमड़ा इंटू L, तो यहाँ पर L इंटू लेमड़ा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो cos 90 0, यहाँ पर cos 90 0, cos 90 का मान कितना था 0, ये पूरा 0 हो गया, cos 90 ये पूरा 0 हो गया, बच्चा क्या cos 0 कितना होता 1। e को बाहर निकालोगे, यहाँ पर e बाहर निकल गया, समाकलन के अंदर सबका सतह कौन सी S2, ds बचा, ये हो जाएगा लेमड़ा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये ds अल्पांश कौन सी सतह का, S2, ये वाली जो सतह ले रखी थी यहाँ पर अपन अल्पांश लिया था, याद देखा हो तो e ds, ये दोनों के बीच में कोण कितने डिग्री का था, 0 डिग्री का, ये अल्पांश ले रखा था। अब यहाँ पर बीच वाली जो सतह है, यहाँ ds है, मतलब यहाँ बीच वाली सतह के जितने भी ds टुकड़े हैं, एलिमेंट है, ये अल्पांश, उन सारे ds अल्पांश को जोड़ना है, तो इस पूरी सतह का हमको क्षेत्रफल मिलेगा। कौन सी सतह है, S2, और S2 सतह के क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमको पता है। यहाँ पर ये समाकलन सोल्व करेंगे तो ds का मतलब जितने भी छोटे एलिमेंट हैं उन सबको जोड़ना है, तो इस पूरी सतह का क्षेत्रफल मिलेगा। ये छोटा सा अल्पांश है, अल्पांश क्षेत्रफल का अल्पांश है, और सारे क्षेत्रफल को अल्पांश को जोड़ेंगे तो इस पूरी सतह का क्षेत्रफल मिलेगा। सतह का क्षेत्रफल याद होना चाहिए, बेलन की सतह का क्षेत्रफल का फॉर्मूला कितना होता है, 2 पाई rn, 2 पाई rn लेमड़ा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर L से L कैंसल, तो विद्युत क्षेत्र E बराबर कितना आ जाएगा, लेमड़ा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, कितना हो जाएगा, लेमड़ा अपॉन E इंटू 2 पाई आर एल इक्वल टू लेमड़ा इंटू L अपॉन एप्सिलॉन नॉट, L से L कट गया, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र E इक्वल टू लेमड़ा बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r इधर गया। अब यहाँ पर देखो अपना तो फॉर्मूला है E इक्वल टू लेमड़ा अपॉन 2 पाई कितना है, एप्सिलॉन नॉट इंटू r है, तो यहाँ पर देखो E और r के बीच में संबंध देखो, ग्राफ बनाना पड़ेगा, विद्युत क्षेत्र और दूरी के मध्य ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो ये विद्युत क्षेत्र E और ये R,
ये संबंध है, लिमड़ा ऊपर है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये सारे क्या है नियतांक, तो ई किसके व्युत्क्रमानुपाती होगा, आर के दूरी का मान बढ़ाने पर विद्युत क्षेत्र का मान घटेगा। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ये ई और ये आर, और जैसे जैसे दूरी बढ़ा रहा विद्युत क्षेत्र का मान घट रहा है, तो ये अपना हो गया ग्राफ, किसके बीच में ग्राफ, विद्युत क्षेत्र और दूरी के मध्य ग्राफ। इस तरह से अपनी पहली एप्लीकेशन, पहला अनुप्रयोग गाउस प्रमेय का खत्म।